briefly describe, explain. ठीक है. Describe and give at least 2 examples. Number 4, justify your understanding with examples. Number 5, application, analysis of a concept. ये 5 तरीके हो सकते हैं. आप मुझे ये बताइए, क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि जो है वो आपका IAS वो यहाँ ये वाला सवाल उस पर नहीं आएगा? दे सकते हो गारंटी? तो फिर मरना है. जब मैं तैयारी करवा रहा हूँ इतनी डिटेल में और मैं कह रहा हूँ बेटा कि वो पूछ सकते हैं, तो क्यों नहीं अपने आप को सिक्योर करते हो? जब मैं कह रहा हूँ कि बेटा सुनते जाओगे याद होता जाएगा, तो फिर ये 4 लाइनें पढ़ के क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? कमेटी डाली आई क्या आपके साथ? हाँ, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि बेटा ये अपने साथ ज्यादती मत करिए. या तो यू आर टू ब्रिलियंट कि यू कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल विदाउट गोइंग थ्रू इन डिटेल, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है. लेकिन हम लोग कॉमन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? हमारी तो कॉमन सेंस नहीं काम करती, तो ये तो सेंस से ऊपर वाली बात है. सही है ना? कॉमन स्टूडेंट की कॉमन सेंस नहीं काम करती है, वो ब्रिलियंट स्टूडेंट की कॉमन सेंस बात काम करती है. पेपर में जाके काम करता है. मैं आपको बताता हूँ क्या काम करता है. ये काम करता है. प्रैक्टिस भी काम नहीं आती है, ये बात याद रखना. मैं कसम उठा के तो ये काम करता है. ये काम करता है पेपर की में. आप अपने एंड से पूरी तैयारी करो, टेल लगा लो. अल्लाह को राज़ी नहीं किया ना, टेल ला लो, नहीं पास हो, शायद पास हो जो. लेकिन अगर रीज़नेबल मेहनत की है, अपनी जहाँ तक ताकत इजाज़त देती है और इस पे भी अमल किया है, तो मैं गारंटी देता हूँ, लिख के देने को तैयार हूँ, इन रिटर्न देता हूँ कि पेपर पास ना वहाँ के मुझे पकड़ लेना. राइट? और अल्लाह फिर ऐसे करवाता है कि आपकी सोच है. अच्छा, चले आती है वापस जिस बात ही हो जाती है. जी जी, चैप्टर वाइज टेस्ट में पूछता हूँ उससे, ज़ुहैब से, कि अभी तक एक भी टेस्ट नहीं हुआ. ज़ुहैब की गर्दन पे ना पाँव रखो अपना, इसको नीचे लिटा के ना एक पाँव उसकी गर्दन पे रखो, दूसरा भी हाँ उसकी दूसरी गर्दन पे रखो. 3 दिन से पीछे पड़ रहा है, पिछला सारा वीक उनके पीछे. मैं उसको कहता हूँ ठीक है जनाब. तो बेटा कहने का मतलब यह है कि जो भी मैं जितनी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ उसकी टेस्टेबिलिटी है. ठीक, उसकी टेस्टेबिलिटी है. अब हम लोगों ने पढ़ना है बेटा थ्रेट्स टू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थ्रेट्स टू इंफॉर्मेशन सिस्टम. थ्रेट्स टू इंफॉर्मेशन सिस्टम या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. सर कल लेक्चर में क्वेश्चन ये था, आपने कहा था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क और पर्सन से और जी जी वो इंटरकनेक्शन से. सर लेकिन जो QR कोड स्कैनर है, जैसे कि हम कहते हैं मैनेजमेंट और जो डेली ट्रांजेक्शन्स के लिए सिस्टम है, ये सिस्टम उसमें तो सर वो तो स्कैन करते हैं QR कोड, उसमें ये सारी चीज़ें कैसे बोलते हैं? देखें, हम किसे बनता है? हार्डवेयर से. हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क कनेक्शन से, इन्फो से और यूज़र से. हार्डवेयर में जो भी चीज़ आती है वो सारे का सारा इसका पार्ट बन जाएगा. अगर आप जो हैं वो कहते हैं कि बारकोड स्कैनर इसमें लाजमी आएगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है, देन इट विल बी द पार्ट ऑफ हार्डवेयर सिस्टम।
ठीक है। और जब ये इसका पार्ट लाजमी इंटेग्रल पार्ट है तो ये हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट भी बन जाएगा। सर लेकिन इस पांचों चीज़ें मिलकर नहीं इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाती है। ये पांचों चीज़ें मिल के इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाती है। ये पांचों चीज़ें मिल के इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाती है। मैं सिर्फ इसको इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं कह सकता, मैं सिर्फ इसको इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं कह सकता, मैं ये पांचों चीज़ें मिल के तो इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाती हैं। सर फिर ये आपने ये भी बात बताई थी कि सारे एक डेटाबेस पे जा रहे होते हैं, वहाँ से आगे मैनेजमेंट इसको एक्सेस कर रही होती है। मैंने ये नहीं कहा था कि सारे एक डेटाबेस में जा रहे होते हैं, मैंने कहा था कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है यानी ये इन सब का कलेक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो एक इंटरनल डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये टीपीएस है तो ये टीपीएस डेटा कलेक्ट कर रहा है, डेटा कलेक्ट करे, ये डेटा कहाँ पे जाएगा? ये डेटा जाएगा मेन डेटाबेस में, ठीक है। मेन डेटाबेस भाई क्यों कर रहे हो? ताकि मैनेजमेंट ने इसको इस्तेमाल करना है, ऐसे ही है। मैनेजमेंट ने इसको इस्तेमाल करना है। भाई कौन सी मैनेजमेंट ने इस्तेमाल करना है? जो मेरे मैनेजर है उसने यूज़ करना है, ठीक है जनाब। मैनेजर ने क्या यूज़ करना है? उन्होंने रिपोर्टिंग करनी है। भाई किस चीज़ की रिपोर्टिंग करनी है? उन्होंने एनालिसिस करना है ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, ठीक हो गया। पास्ट परफॉर्मेंस का एनालिसिस किसके साथ होता है? टारगेट वर्सेस एक्चुअल, ठीक हो गया। इनका कंप्यूटर सिस्टम है। ये टारगेट कहाँ पे सेव है? यहाँ से इन्होंने पहले टारगेट महीने के शुरू में इन्होंने ऐड किया, ये अपने सिस्टम से ये यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। इनके डेटाबेस में ये फॉर एग्जांपल ये MIS का डेटा सेव हो गया, ठीक है। एक्चुअल सेल कहाँ से आ रही है? वो तो TPS के थ्रू जो है वो यहाँ पे आ रही है। ये फिर यहाँ से आएगा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। तो इसका मतलब है ये भी इसके साथ कनेक्टेड है। इसके ऊपर वाला मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, SM है, सीनियर मैनेजर है। इसने फर्दर हाई लेवल एनालिसिस करना है, हाई लेवल एनालिसिस करना है। इसने करना है कि मैं क्या करूं कि मैं अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लूं, मैं क्या करूं कि मैं अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लूं। यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं बजटिंग रहने दो इसको फ़िलहाल। पास्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस में इस्तेमाल करता है। हाई लेवल एनालिसिस है मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि जल्द अज जल्द मैं अपना ऑब्जेक्टिव या टारगेट हासिल कर लूँ, ठीक है। ये ले ऐसा क्या करूँ? चलिए सेल डिपार्टमेंट है, मैं एडवर्टीज़मेंट करूँ, ठीक है। एडवर्टीज़मेंट में 1 2 3, ठीक है, ऐसा करूँ तो ये जो टारगेट है इसको मिला 3 लाख का टारगेट। ये 3 लाख का टारगेट कहाँ पे सेव होगा? ये 3 लाख का टारगेट जो है वो डायरेक्टर्स ने यहाँ पे सेव किया था। इसका सिस्टम जो था ना वो भी इसके साथ कनेक्टेड था। इसने अपने सिस्टम को कहा सिस्टम मुझे बता मेरा टारगेट कितना है। सिस्टम गया ठक 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 यहाँ पे आया। सिस्टम ने कहा हजूर आपका टारगेट 3 लाख यूनिट्स का है, ठीक है। किसने बताया इसको? डेटाबेस से गया, इसने कहा ये वाला काम करो। फिर इसने कहा ठीक है, फिर इसने कहा प्रमोशनल एक्टिविटीज़, फिर इसने कहा प्राइसिंग इंफॉर्मेशन, प्राइसिंग मैं ये वाली करूं। अच्छा इसने फिर कहा कि अच्छा चलो ऐसे करता हूं मैं 2 वाला 1 वाला और इसमें 3 वाला 2 1 3 ये स्ट्रेटजी में अगर चूज़ करता हूं तो मैं अपना 3 लाख का टारगेट विद इन मिनिमम टाइम जो है वो मैं अचीव कर सकता हूं। ये एक स्ट्रैटेजी रिपोर्ट बन गई। ये रिपोर्ट कहाँ पे सेव करेगा? ये डेटाबेस ठक 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 यहाँ पे आके सेव हो जाएगा। सर फिर सारा मेन काम ये डेटाबेस का है, बाकी कनेक्शन ये सारे इनके साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। इनके अपने अब इसके पास जो सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर स्पेसिफिक मॉड्यूल होगा जिसके अंदर मॉडलिंग की ऑप्शन होगी। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग कर सकता है। मॉडलिंग से मुराद ये एक मॉडल है। अगर मैं एडवर्टीजमेंट मेथड 1, प्रमोशनल मेथड 1 और प्राइसिंग मेथड 1 को 1 करूं तो क्या रिजल्ट आएगा? व्हाट इफ एनालिसिस, सिचुएशन है ना, ये एक सिचुएशनल एनालिसिस है।
अगर मैं 1 2 और 3 करूं तो क्या रिज़ल्ट आएगा, अगर मैं 3 2 1 करूं तो क्या रिज़ल्ट आएगा, अगर मैं 3 3 3 करूं तो क्या रिज़ल्ट आएगा, 3 1 2 करूं तो क्या रिज़ल्ट आएगा, 3 2 1 करूं तो क्या रिज़ल्ट आएगा। डिफरेंट सिनेरियोज बन रहे हैं। ये इसके अंदर जो इसका लैपटॉप है उसके अंदर ये मॉडल मौजूद होगा, जिसे कहते हैं प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, जो प्रिडिक्टिव मॉडलिंग कर रहा होगा। सर अभी तक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वही है कि जो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है जहाँ पे सारी स्टोरेज हो रही थी वो एक हार्डवेयर सॉर्ट ऑफ हो गई। आपके ये जो सर्वर्स होते हैं जो नेट पे देखते हो वो बेसिकली डेटाबेस ही तो होती है। लेकिन यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है। सुपर कंप्यूटर नहीं, अब तो डेटा सारा होता है इस क्लाउड पे सेव है। तो ये हमारी डेटाबेस जो है, डेटाबेस कह लो कि यार ये एक ऐसी बेस है जहाँ पे सारा डेटा जो है, सारा डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक होगा। और कोई भी उसके साथ इंटरेक्ट करके तो डेटा सेव कर सकता है, रिट्रीव करवा सकता है, प्रोसेस करवा सकता है। अब तो डेटा क्लाउड पे स्टोर किया, गूगल ड्राइव नहीं है, वन ड्राइव नहीं है, मेगा ड्राइव नहीं है, वहाँ पे सारा कुछ स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आती है? पक्का? एवरीथिंग क्लियर? यार इसका कुछ करते हैं क्या? हाँ मैं इसका कुछ करता हूँ यार, इसका ना हम फ्राइडे का टाइम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जल्दी कर लीजिएगा तो उसके बाद फौरन पे जल्दी मैं कर नहीं सकता। आप मेरे पास, मैं 11:30 बजे से 12:30 बजे तक CA में DD पे पढ़ाता हूँ, फिर फटाफट मैंने पैकअप करना है, फिर घर से इधर आना है, आधा घंटा लगता है उसमें। सर 3:30 बजे हमारी ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो जाती है, उससे पहले फ्री होती है। उससे पहले नहीं, मैं 3:30 बजे, तो अगर मैं 2 से 2:15 बजे मेरी कोई क्लास होती है? हाँ मेरी क्लास होती है। सर ये आप बात भी कर लीजिए इससे। मुझे ये बताइए कि जनाब 5:15 पे किसी की क्लास होती है? वो कितने बजे ख़त्म होती है? 5:45 पे। 5:45 पे। 4:45 पे सर हमारी होती है ऑलरेडी। वो कितने बजे ख़त्म होती है? सर 4:45 बजे। 4:45 बजे ख़त्म होती है। यस सर। आपकी कितने बजे ख़त्म होती है? सेम ही है। हले और मैं तो की लिखा सी मैंने 45 स्टार्ट होती है और 5:45 पे ख़त्म होती है। 5:45 पे ख़त्म होती है। सर यहाँ पे एक और बेस्ट है कि फ्राइडे वाले दिन ही टेस्ट रख लिए हुए। नहीं 5:45 पे क्लास हो सकती है हमारी। 5:45 से 6:45 है। ठीक है सर, थोड़ा सा मैं कर लूँगा। गुड़िया ठीक है सर। ठीक है, तो मैं ये अभी कंफर्म नहीं कर रहा, मैं उनके साथ डिस्कस कर लूँ, जहांजेब साहब के साथ। ठीक है, 5:45 से 6:45 पे, 5:45 से 6:45 तक, राइट जनाब? चलिए हजूर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्रेट्स टू सिस्टम सिक्योरिटी। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट थ्रेट्स that a systems information system has to encounter. फिज़िकल थ्रेट्स भी हो सकते हैं और टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स भी हो सकते हैं। सबसे पहले हैं, ठीक है जनाब, थ्रेट्स टू सिस्टम सिक्योरिटी क्या हो सकता है? अच्छा, वन बाय वन इनको गो थ्रू करते हैं। मैं यहीं से पढ़ा लेता हूँ। मेलवेयर है। मेलवेयर सादा ज़ुबान में वायरस है। वायरस है, कोई भी हमारे सिस्टम में वायरस इंजेक्ट कर दे या वायरस ऑटोमेटिकली सिस्टम में एंटर हो जाए तो सिस्टम को नुकसान होगा कि नहीं होगा? डेफिनेट बात है, वो स्लो हो जाएगा, या वो वायरस, वो मेलवेयर, वो मलिशियस कोड, वो मलिशियस प्रोग्राम जो है वो सिस्टम में जाके डेटा फाइल्स को करप्ट भी कर देता है, डेटा फाइल्स को डिलीट भी कर सकता है, सिस्टम को स्लो डाउन भी कर सकता है। पक्का? ठीक होगा। एक नुकसान ये है, फिज़िकल थेफ्ट या डैमेज है। कोई बंदा अनऑथराइजली हमारे
ऑफिस में आता है, सिस्टम चोरी करके ले जाता है। सिस्टम में क्या हो सकता है जनाब, वो ये हार्डवेयर चोरी कर सकता है, सॉफ्टवेयर चोरी कर सकता है, कनेक्शन चोरी कर सकता है, इंफॉर्मेशन चोरी कर सकता है, कुछ भी वो चोरी कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, मूवीज़ में देखते हैं कि वो इंफॉर्मेशन चोरी करता है, वो हार्ड ड्राइव चोरी करता है, हार्डवेयर जो है वो चोरी हो गया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद इनसाइडर थ्रेट्स हैं, कोई अंदर का बंदा जो है वो जो है वो नुकसान पहुंचा देता है ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स को, टेक्नोलॉजिकल एसेट्स को। ये मैं ख़त्म कर दूंगा इनसाइडर थ्रेट्स, ये भी मोर और लेस उसी तरह के हैं, ठीक हो गया। नेचुरल डिजास्टर है, खुदा ना खास्ता सैलाब आ जाता है, जलजिला आ जाता है, ह्यूरिकेन आ जाता है, इनकी वजह से डेफिनेट बात है जहाँ पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा तो सर्टनली आपके जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको भी नुकसान होगा। तो इसी दो, अच्छा ठीक है। ह्यूमन एरर है, सर हमने अभी तो बात की ऐसे क्लाउड है तो वो अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ पे क्यों स्टोर करते हैं? तो वहाँ पे हार्डवेयर क्यों, हार्डवेयर भी क्लाउड पे सेव कर लेगा वो। हम तो बात कर रहे हैं जनाब इंफॉर्मेशन सिस्टम को थ्रेट कौन कौन से हैं। तो सैलाब आएगा तो आपने जो अपनी स्क्रीन रखी होगी वो क्लाउड पे रख के काम कर रहे होगे, ठीक है, वो तो नीचे ही पड़ी होगी। तो सैलाब आएगा तो जहाँ दूसरे एसेट रुड़ेंगे वहाँ पे ये भी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। आपके नेटवर्क कनेक्शंस हैं, नेटवर्क कनेक्शन ऐसे तो नहीं होता इधर से बस तार निकाली बाकी सारी बदलों पे, ऐसे तो नहीं हो सकता, वो भी बर्बाद होंगी। चलो इन्फॉर्मेशन बच गई, यूज़र भी तो उनका भी तो नुकसान हो सकता है, सैलाब की वजह से जलजला आता है तो ये सारे मर सकते हैं, ठीक है। तो आपके फिर उसके बाद है ह्यूमन एरर है, इंसान कोई गलती कर सकता है। गलती क्या हो सकती है कि जनाब ये इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है, वो फीडिंग के दौरान जो है वो फॉर एग्जांपल ये लिखना था 3,25,770 रुपये, उसने क्या किया 3,52,770 रुपये। दिखने में एक जैसा है लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट्स की जो है वो अदला बदली है, इससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है, ठीक है, ह्यूमन एरर हो सकता है। अच्छा एक तो ये है कि फीड करते हुए गलत एंटर कर दिया, जो यूज़र था वो काम कर रहा था, गलती से ऐसा बटन प्रेस हो गया कि जनाब जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो करप्ट हो गई या वो डिलीट हो गई, सही है, डिलीट हो गई। एक गलती ये भी हो सकती है कि ऑफिस ने आपको दी थी USB ऑफिशियल यूज़ के लिए, आपने कहा ठीक है आप इसको घर ले गए, आपने फ्रेंड के लैपटॉप के साथ इसको लगाई कि यार नया जो सीज़न आया वो मुझे दे दें। जनाब जैसे ही उसने अपने लैपटॉप के साथ लगाई, उसने तो टोरेंट से डाउनलोड कर करके लैपटॉप की मत मारी हुई थी, तो उसमें वायरस भी मौजूद था। वो वायरस जो है वो ट्रैवल करता 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 जो है वो आपकी USB में आ गया। अगले दिन सुबह आकर के आपने जो है वो USB ऑफिशियल USB अपने कंप्यूटर के साथ लगाई, ऑफिस वाले कंप्यूटर के साथ, यहाँ से वायरस ट्रैवल करके तो आपके ऑफिस के कंप्यूटर में चला गया। जब ऑफिस के कंप्यूटर में जाएगा तो वहाँ जा कर के वो बर्थडे तो नहीं मनाएगा, वो तो तबाही मचाएगा। क्या तबाही हो सकती है, फाइल की डिलीशन हो सकती है, ठीक है, करप्शन हो सकती है, ये सारे काम हो सकते हैं, स्लो डाउन हो सकता है आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है। गॉट इट बेटा। तो ह्यूमन एरर की वजह से गलती हो सकती है। लॉस ऑफ की पर्सनल है, यूज़र इज़ आल्सो पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो भैया अगर इस यूज़र को नुकसान पहुंचे है तो डेफिनेट बात है आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचेगा। यूज़र को नुकसान क्या हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट बंदा मर जाता है, कोई इंपॉर्टेंट बंदा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ जाता है, ठीक हो जाता, ठीक हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट बंदा क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, ठीक है। इनको कोडिंग का पता था, अब ये छोड़ के चले गए, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान है, हो सकता है। तवज्जो से सुनिएगा बेटा, साथ साथ याद होते जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है किससे, मैलवेयर से, मैलिशियस प्रोग्राम से, यानी वायरसेस से नुकसान हो सकता है। फिजिकल डैमेज का इनको जो है वो ख़तरा होता है। नेचुरल डिजास्टर की वजह से हमारे टेक्नोलॉजिकल एसेट्स जो है उनको नुकसान हो सकता है। ह्यूमन एरर की वजह से हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को नुकसान हो सकता है। लॉस ऑफ की पर्सनल की वजह से हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को नुकसान हो सकता है। कंट्रोल्स टू सेफगार्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जी। सर जब हम बोलते हैं कि फाइल इनक्रप्ट हो गई, इससे क्या मतलब होता है, फाइल इनक्रप्ट हो गई, इनक्रप्ट या करप्ट, सर ये क्या दोनों फ़र्क है, दोनों में फाइल इनक्रप्ट होना और फाइल करप्ट होना दोनों में फ़र्क है।
इसका मतलब ये है कि ये बर्बाद हो गई है, इसका मतलब है कि फ़ाइल सिक्योर हो गई है। ये मैं अभी बताता हूँ आपको, बाद में, ये बाद में बात करेंगे। कंट्रोल्स टू सेफ गार्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है। भाई इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिक्योरिटी ख़तरात लाहक हैं तो फिर उसके अगेंस्ट कंट्रोल्स भी होने चाहिए। हम लोग दो तरह के कंट्रोल जो हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं। नंबर 1 है जनरल कंट्रोल्स, नंबर 2 है एप्लीकेशन कंट्रोल्स। जनरल कंट्रोल्स का मतलब है वो कंट्रोल्स जो कि पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिक्योर करते हैं, तमाम कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिक्योर करते हैं। वो कंट्रोल्स जो कि पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल्स वो मेजर जो कि किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को जो है वो सेफ गार्ड करते हैं, स्पेसिफिक एप्लीकेशन को वो सेफ गार्ड करते हैं। जनरल कंट्रोल्स में पढ़ते हैं, मैंने डिफाइन कर दिया है, रेफर्स टू सेट ऑफ कंट्रोल्स दैट आर इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल कंपोनेंट प्रोसेसेस या डेटा ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक हो गया बेटा। उसमें कंट्रोल्स क्या हो सकते हैं जनाब? आप अपने आईटी रूम को लॉक रखिए। आप आईटी रूम को लॉक रखोगे तो उसके अंदर जितने हार्डवेयर है बच जाएंगे, उसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर पड़े हैं वो सारे सेव हो जाएंगे, जितने भी नेटवर्क कनेक्शन हैं वो सारे के सारे सिक्योर हो जाएंगे, इंफॉर्मेशन जो है वो भी सिक्योर हो जाएगी और जो उसके अंदर यूज़र्स होंगे वो भी सेफ़ एंड साउंड हो जाएंगे। ठीक हो जाए, वो भी सेफ़ रहेंगे। फिज़िकल थ्रेट्स है, हाँ जी, ठीक हो गया। ये तब फिज़िकल, यहाँ पे देखें ना, फिज़िकल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कौन से हैं? इंस्टॉल सीसीटीवी कैमराज है, आप 24/7 जो है वो मॉनिटरिंग कर सकते हो। बायोमेट्रिक मेजर्स इस्तेमाल करिए, मिसाल के तौर पे आई स्कैनर लगा सकते हो, पाम स्कैनर जो है वो लगा सकते हो, थंब स्कैनर लगा सकते हो। सिर्फ वही बंदा इनके ज़रिए से एंटर हो सकता है जो कि ऑथोराइज है। इससे भी आप अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को या आईटी एनवायरनमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज़ को इंगेज करिए, डेफिनेट बात है। आप कहने का मतलब यह कि सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे अपॉइंट करिए, वहाँ पे प्लांट करिए, उससे भी हमारे जो कंपनी एसेट्स हैं वो बच जाते हैं। अब ये थे फिज़िकल कंट्रोल्स, ये तमाम इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिक्योर कर रहे थे। अब बात करते हैं कंट्रोल्स विद इन द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, विद इन द सिस्टम कौन से हैं? नंबर 1 है पासवर्ड। आप जो है वो अपना लैपटॉप ऑन करते हो, लाइक मैं अभी लैपटॉप ऑन करता हूँ, लैपटॉप ऑन करने से पहले वो मेरा पासवर्ड मुझसे मांगता है। इसका मतलब है कि जनाब जब तक ये अच्छा मेरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या पड़ा हुआ है? एक फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन ये पड़ी हुई है, एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन 3, एप्लीकेशन 4, एप्लीकेशन 5। भाई जब तक ये पासवर्ड नहीं दोगे ना, इनको एक्सेस ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये है जनरल कि भाई ये सारे के सारे एसेट्स जो हैं वो सिक्योर हो गए, मेरे सारी की सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो सिक्योर होगी। अब मैंने यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर दिया, ठीक हो गया, पासवर्ड ऐड किया, अंदर चला गया। अब मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मज़ीद एक लेयर ऑफ कंट्रोल है, वो यहाँ पे यूज़र आईडी मांगता है और फिर यहाँ पे पासवर्ड मांगता है। इसे कहते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल। स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे मैंने जो है वो कंट्रोल लगाए। ठीक है, ये जनरल ओवरऑल जब मैं पासवर्ड मेरा सिस्टम मांगता है तो वो जनरल कंट्रोल्स की कैटेगरी में आ जाता है। पासवर्ड क्या होता है? हम लोग समझते हैं कि जो जितने भी जो है उसे क्या कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं जो कि स्पेसिफिक अरेंजमेंट में जो है वो अरेंज किए जाते हैं। स्पेसिफिक मतलब उनकी तरतीब के साथ उनको अरेंज किया जाता है। स्पेसिफिक जो है वो उसमें उसे क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स ऐड किए जाते हैं। उस कॉम्बिनेशन को हम लोग पासवर्ड कहते हैं। ऐसे ही है, और पासवर्ड जो है वो अगर हम लोग जनरल लेवल पे लगाते हैं तो वो जनरल कंट्रोल्स की कैटेगरी में आ जाता है। पासवर्ड की मदद से हम लोग अपने तमाम तर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। पासवर्ड एक कंट्रोल है, लेकिन इस पासवर्ड के साथ कुछ रिस्क्स भी अटैच हैं। इस कंट्रोल के साथ कुछ रिस्क भी अटैच हैं, यानी इसको ब्रीच किया जा सकता है। अब इसके साथ रिस्क कौन कौन से अटैच हैं? देयर आर सम काइंड ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द पासवर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र जो है वो किसी के साथ अपना पासवर्ड शेयर कर देता है,
ये शेयर करता है तो कोई भी अनऑथोराइज पर्सन जो है आपके लैपटॉप को एक्सेस कर सकता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। नॉर्मली लोग ऐसा पासवर्ड रखते हैं जो कि प्रिडिक्टेबल होता है। आपने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम का पासवर्ड रख लिया, उन्होंने अपनी मिसिस के नाम का पासवर्ड रख लिया, इन्होंने अपने कुत्ते के नाम को जो है वो एज ए पासवर्ड यूज़ कर लिया। तो हमें एसोसिएशन विद द पर्सन विद द ऑब्जेक्ट जो है वो अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा इसने कुत्ते का नाम रखा हुआ है, ये कुत्ते की बड़ी बातें करता है, तो शायद इसने कुत्ते के नाम को एज ए पासवर्ड यूज़ किया हो। ये भाई जो है वो बार बार अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ़ें करते रहते हैं, इनकी एसोसिएशन है, तो शायद इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम जो है वो एज ए पासवर्ड रखा हो। यानी पासवर्ड जो है वो नॉर्मली लोग प्रिडिक्ट ऐसा रखते हैं जो कि प्रिडिक्टेबल होता है, कोई भी उसको बआसानी प्रिडिक्ट करके तो आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। आपने जो है वो आइंस्टाइन बनने की कोशिश की, लेकिन आपको डर था, आपने आइंस्टाइन बनने की कोशिश की और एक बड़ा ही टेक्निकल किस्म का जो है वो पासवर्ड रखा, 8 x 3 2 दिस वन, फिर आगे जो है कॉमा 5 2 क्वेश्चन मार्क, खुद ही भूलने का डर है। तो आपने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए एक वो जो है वो स्टिकी नोट लिया, इस पर पासवर्ड लिख दिया और इस स्टिकी नोट को जो है वो दराज के अंदर रख दिया, ऑफिस की दराज के अंदर रख दिया। तो कोई भी बंदा जो है वो इस दराज को खोल के कोई ताला तोड़ के तो आपका पासवर्ड एक्सेस कर सकता है और आपके कंप्यूटर सिस्टम में अनऑथोराइजली एक्सेस कर सकता है, अनऑथोराइजली उसको एक्सेस करता है। यूज़र जो है वो पासवर्ड चेंज ही नहीं करता, यूज़र पासवर्ड चेंज नहीं करता, साल से एक ही पासवर्ड यूज़ किया जा रहा है, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वीक कंट्रोल अगर यूज़र अपना पासवर्ड चेंज नहीं करता। जनाब ये पासवर्ड जो है ये एक स्ट्रेंथ है, लेकिन इसके साथ कुछ रिस्क अटैच हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इन रिस्क पे काबू पा लिया जाए तो ये एक ज़बरदस्त जो है वो स्ट्रेंथ बन सकती है ऑर्गेनाइजेशन की, टू सेफगार्ड इट्स टेक्नोलॉजिकल एसेट है। अब बेहतर क्या है कि तमाम एम्प्लॉइज़ को ऑर्गेनाइजेशन तमाम एम्प्लॉइज़ को बार बार रिमाइंड करवाती है। फॉर एग्जांपल फोर्टनाइटली उनको रिमाइंड करवाती है कि हजूर 15 दिन हो गए आपने अपना पासवर्ड चेंज नहीं किया, लिहाजा अपना पासवर्ड जो है वो चेंज करिए। एक थ्रेड ये है, लोगों को कहा जाता है, इनकरेज किया जाता है कि आप एक ऐसा पासवर्ड रखिए जो कि प्रिडिक्टेबल ना हो, कोई भी बंदा उसको ईजीली गेस ना कर सके, ऐसा पासवर्ड जो है वो रखिए। ये चंद एक कंट्रोल्स कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो करके तो हम लोग पासवर्ड को एज ए ज़बरदस्त टूल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन क्या होती है ये सुनिएगा मुझे, फिर आप लोग सिर्फ एक दफ़ा पढ़ोगे तो आई होप सो कि इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी। कंपनी ए है, उसकी एक ऑफिस है, ये ऑफिस कहाँ पे है? दुबई में है। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। ठीक हो गया जनाब, ये जो है वो पाकिस्तान में है। इनके दरमियान इंटरेक्शन होता है, हो भी सकता है और होता भी है। इंटरेक्शन में क्या होता है? सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। ठीक है, अब ये पाकिस्तान में बैठा है, ये दुबई में बैठा है, कबूतर के जरिए तो नहीं जाएगी, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग तो नहीं होगी। कैसे होगी? ओवर द नेट, ओवर लाइन जो है वो होगी। यानी हम लोग जो है इंटरनेट यूज़ करके तो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। जब इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही होती है, यानी इन्फॉर्मेशन इस लाइन पे ट्रेवल कर रही होती है, तो पॉसिबिलिटी है कि जो हैकर है वो दरमियान में अटैक करता है। वो इस हैकर है वो इस लाइन पे अटैक कर देता है और जो इन्फॉर्मेशन अभी रास्ते में है उस इन्फॉर्मेशन को चुरा सकता है, इस इंफॉर्मेशन को अनऑथोराइजली एक्सेस कर सकता है। अनऑथोराइज इसको जो है वो एक्सेस कर लेता है, इसका जो है वो फिर गलत इस्तेमाल करता है। गलत इस्तेमाल क्या हो सकता है? आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी, कंपैटिटर को बेच देते हैं। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी, आपको ब्लैकमेल करता है कि मुझे 50 लाख दीजिए तो ये मैं इन्फॉर्मेशन किसी को डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो दोनों सूरतों में कंपनी का नुकसान है। कंपनी का नुकसान क्यों हुआ? ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन जो थी ये सिक्योर नहीं थी। ठीक है,
या ये इंफॉर्मेशन जो था ये ओपन पर ट्रेवल कर रही थी। अब इसको सिक्योर कर, अच्छा एक और सूरत हाल क्या हो सकती है, ये आपका कस्टमर है, आपकी कंपनी जो है वो ऑनलाइन बिजनेस में है, ऑनलाइन चीज़ें जो है वो सेल करती है, तो भाई ऑनलाइन इसने जो है वो परचेज करनी है तो ये पेमेंट करेगा। पेमेंट जब करता है तो नॉर्मली हम लोग अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है। पॉसिबल है कि कोई दूसरा पर्सन, कोई हैकर जो है इस लाइन पे अटैक करता है और हमारी ये पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो चोरी कर लेता है। चोरी करके तो इसका गलत इस्तेमाल करता है। गलत इस्तेमाल क्या हो सकता है कि हमारे बैंक से अमाउंट निकलवा लेता है, हमें जो है वो ब्लैकमेल करता है कि जनाब 5 लाख रुपए दोगे तो मैं आपका ये इन्फॉर्मेशन गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो इससे आपका कस्टमर जो है वो सफ़र होगा। कस्टमर नेक्स्ट टाइम आपकी कंपनी के पास नहीं आएगा। कंपनी के पास नहीं आएगा तो अल्टीमेटली नुकसान किसका है? बिजनेस का नुकसान है। सेकंड, चैप्टर नंबर 3 साइबर लॉज पढ़े थे। साइबर लॉज में कहा गया था कि ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी ट्रांसमिशन लाइन को सिक्योर करे। अगर वो ट्रांसमिशन लाइन को सिक्योर नहीं करती है, नहीं कर पाती है, इससे कंपनी के स्टेक होल्डर्स का नुकसान होता है, तो कंपनी जिम्मेदार होगी। तो एक तो रेवेन्यू में लॉस होगा, दूसरा रेप्यूटेशन कम होगी, अल्टीमेटली कंपनी के प्रॉफिट जो है उस पर डेंट पड़ेगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये एक और क्या हो सकता है, हमारी तमाम तरह इंफॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस में पड़ी होती है। तमाम तरह इंफॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस में, इंटरनेट का दौर है, हर वक्त हमारा डेटाबेस जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। अब कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी हैकर जो है वो इस लाइन के ज़रिए हमारी डेटाबेस में आ सकता है और हमारी यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मौजूद है उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, इसको नुकसान पहुँचा सकता है, फाइल्स करप्ट कर देता है, फाइल्स डिलीट कर देता है, तो अल्टीमेटली तो कंपनी का नुकसान होगा। तो इन तमाम सूरतों में नुकसान किस वजह से हो रहा है जनाब, कि ये लाइन जो है वो सिक्योर नहीं है। दूसरा यहाँ पे पड़ी, यानी ये जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है ये इजीली एक्सेस की जा सकती है और रीड आउट की जा सकती है, ठीक है। इसको इस्तेमाल कर, इसको हम लोग क्या करते हैं, कंपनी को ये कहा जाता है कि जनाब जब भी आपने यहाँ से यहाँ पे ओवर द लाइन आपने इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो शेयर करने से पहले इस रीडेबल इंफॉर्मेशन को आप अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो कि अगर हैकर इसको एक्सेस कर भी ले तो उसके किसी काम की ना हो, वो इसको पढ़ ही ना सके, ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो उसको, ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। अब ये कैसे होगा, यूजिंग अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर ऐसे पॉसिबल है। इस सॉफ्टवेयर को हम लोग एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग एनक्रिप्शन कहते हैं। सुनिएगा तवज्जो से, ठीक है। इसने फॉर एग्जांपल चाबी लगाई और सॉफ्टवेयर को कहा सिस्टम मेरे इस इंफॉर्मेशन, रीडेबल इंफॉर्मेशन को अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे। उसने हुक्म की ताबेदारी की और उसने जो है वो एनक्रिप्ट कर दिया, उसको चेंज कर दिया, उसको इंफॉर्मेशन ट्रैवल करना शुरू हो गई, ठीक हो गया। यहाँ पे मौजूद ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट में है, अनरीडेबल फॉर्मेट में है, उसको पढ़ा नहीं जा सकता। इसके पास भी वो चाबी होगी, इसके पास भी वो सॉफ्टवेयर मौजूद होगा, ये अनरीडेबल फॉर्मेट को सॉफ्टवेयर से गुजारेगा, ये एनक्रिप्टेड उसे क्या कहते हैं, एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन को सॉफ्टवेयर से गुजार करके इसको डीक्रिप्ट करेगा, यानी इसको रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आएगा। सुन लेना, ठीक हो गया। डीक्रिप्ट करेगा, उसको रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको इस्तेमाल कर लेगा। हैकर क्यों नहीं कर सकता, जब ये चाबी जो है ये स्पेसिफिक होती है। हैकर इसको चाबी लगाएगा, वो गलत चाबी लगा देगा। अब ये नहीं पता कि ये चाबी कौन सी है, चाबी से मतलब सॉफ्टवेयर कौन सा है, हाँ ये सॉफ्टवेयर में लगने वाला कोड कौन सा है। ये जो है वो सिस्टम से गुजारता है इंफॉर्मेशन को, उसको एक स्पेसिफिक कोड देता है 321
597 क्वेश्चन मार्क एट 239 है, ये वाला, ठीक हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क ये लगाता है, उसका सिस्टम जो है उसको एनक्रिप्ट कर देता है। सर एक तरह का एनक्रिप्टेड फाइल का भी पासवर्ड लगा दिया। ये अनरीडेबल फॉर्मेट थी, यस सर। सॉफ्टवेयर को ये वाला फॉर्मेट पासवर्ड, ये वाला फॉर एग्जांपल कोड दिया, उसने इसको एनक्रिप्ट कर दिया। यस सर। इसी तरह का कोड इसके पास भी होगा, वो लगाएगा, वो या अनरीडेबल फॉर्मेट रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी और आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब ये हर दफ़ा चेंज होता है। ये हैकर को कैसे पता कि ये वाला नंबर लगाना है हमने, यस सर। ठीक है। इसी तरीके से ये जो है ये भी ऑटोमेटिकली अनक्रिप्ट हो जाती है जब आप अपने कस्टमर के साथ वो इंटरेक्ट करते हो। यहाँ पे डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन सेव की जाती है, महफूज की जाती है, वो भी एनक्रिप्ट करके रखी जाती है। एनक्रिप्ट करके अनरीडेबल फॉर्मेट में रखी जाती है। जिसने इसको इस्तेमाल करना है वो इसको रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। अगर हैकर हमारा यहाँ तक पहुँच जाता है तो वो इस इंफॉर्मेशन, वो डेटा उसके किसी काम का नहीं होगा। डन सर फिर जो मैं अपना कंप्यूटर यूज़ करता हूँ उसमें भी मैं कई फाइल ओपन करता हूँ तो यही आता है। हाँ जी, वो हालांकि मेरा तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी नहीं है, सिंपल कंप्यूटर सिस्टम है। ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, कनेक्शन है, इन्फो है, यूज़र है, तो उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम कह सकते हैं हम लोग। ये कंप्यूटर सिस्टम ही तो है, तो मैं इसको इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन के साथ डील कर रहा है। फ्रॉम कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट में इसको इंफॉर्मेशन सिस्टम कह रहा हूँ। यस सर। ठीक हो गया? सर मैं अगर यहाँ पे तो ब्रिज बन रहे हैं ना, या एक बंदे से दूसरे बंदे के पास इंफॉर्मेशन जा रही है तो ब्रिज बन रहा है, हालांकि मेरे फ़ोन में ये नहीं है। आपके फ़ोन में, सर मेरे मतलब लैपटॉप में, आपके लैपटॉप में डेटाबेस तो है ना, यस सर। तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन रखी गई है वो एनक्रिप्ट करके रख लो। सर वो तो मैंने करनी है, हाँ। लेकिन मैं जब कोई फाइल ओपन करता हूँ तो यही आता है कि योर फाइल इज एनक्रिप्टेड। हाँ, तो फिर वो देखिए कि किसने एनक्रिप्ट किया है, कैसे एनक्रिप्ट हो गई। वही सर मुझे भी समझ नहीं आ रही, हालांकि यूज़ भी सिर्फ नहीं करता। हाँ, वो उसको देखिए वो कैसे एनक्रिप्ट हो रही है। यस सर। ठीक हो गया ना? तो एनक्रिप्ट करके हम लोग रखते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? Yes, तो एनक्रिप्शन टूल की मदद से हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन हमारी डेटाबेस में पड़ी है, वो इंफॉर्मेशन भले ओवर द लाइन ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, ओवर द लाइन वो ट्रैवल कर रही है, हम उसको सेव कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? इस सारे अमल को एनक्रिप्शन कहते हैं। चलिए ठीक हो गया जी। एक और है जनाब, ये है कंपनी का कंप्यूटर सिस्टम। ऐसे ही होता है ना कंप्यूटर सिस्टम, ठीक हो गया। यहाँ पे माउस पड़ा हुआ है। ये कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हर वक्त इंटरनेट के साथ जो है वो कनेक्ट रहता है, ठीक हो गया। पॉसिबल है कि जहाँ पे ऑथोराइज्ड लोगों ने एक्सेस करना है, कोई अनऑथोराइज पर्सन भी उसको, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑथोराइज, अनऑथोराइज पर्सन भी उसको एक्सेस एंटर हो सकता है हमारे सिस्टम में। ये ऑथोराइज पर्सन कौन सा है? ये जनाब कंपनी का एक ऑफिसर है जो कंपनी के ऑफिस 2 में बैठा हुआ है। वो अगर ईमेल करते हैं तो डेफिनेट बात है वो इसके ज़रिए इस लाइन के ज़रिए से जो है वो कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करेगा। जहाँ पे कंपनी के ऑथोराइज्ड जो पर्सनल हैं वो इस लाइन के ज़रिए सफ़र करके कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरह से जो अनऑथोराइज पर्सन है, पॉसिबल है कि इसी लाइन पे सफ़र करते हुए कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम में एंटर हो जाए और कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा दें। तो हम क्या करते हैं, हम इंटरनेट लाइन और कंपनी के इस कॉरपोरेट एसेट के दरमियान एक डिवाइस लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? डिवाइस। खाली डब्बा लगा देने से कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं जनाब, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर भी होता है, तभी तो वो हमारे काम का होगा। इस सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। क्या दिया जाता है? इस सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। किस बारे में इंस्ट्रक्शन दी जाती है? कि मेरी पहचान का कौन सा है, कौन सा बंदा जो है वो ऑथराइज्ड है। इसको कहा जाता है कि जनाब मिस्टर ए ऑथराइज्ड है, बी ऑथराइज्ड है, सी ऑथराइज्ड है, डी ऑथराइज्ड है, ई ऑथराइज्ड है, एफ ऑथराइज्ड है। ये सारे बंदे ऑथराइज्ड हैं।
अगर इनकी तरफ से कोई पैगाम आता है तो उस पैगाम को एंटर होने दे। जैसे ही मिस्टर एच की तरफ से पैगाम आएगा, ये सिस्टम उस पैगाम को चेक करेगा कि ये कहाँ से आया। जैसे ही उसको मालूम पड़ता है कि पैगाम मिस्टर एच से आया, उसको वहीं से वापस भेज देता है, कहते हैं दफ़ा हो जाओ वापस, तुम हमारी पहचान के नहीं हो। ठीक हो गया जनाब? स्पेस पे डिटेक्ट करेगा कि कौन सा अथराइज है, कौन सा अनअथराइज होता है, कौन अथराइज है कौन अनअथराइज है। एक लफ्ज़ होता है आईपी एड्रेस, आईपी है ना। नॉर्मली इसके ये दिया जाता है इसको कि फ़लाँ आईपी से अगर कोई मेल आती है ना तो वो तो मान एंटर होने दो, फ़लाँ अगर किसी और आईपी से आती है तो उसको मत एंटर होने दो। सर अगर आप ये ऑफिस का जो बंदा अथराइज है, इसने अपने किसी और डिवाइस से जो कि अथराइज नहीं है वहाँ से ईमेल सेंड करता, तो वो इसके कंप्यूटर सिस्टम में आएगी या नहीं? तू बेटा बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रहा है या तू सीए कर रहा है? सर वो थोड़ा सा ऊपर ही नहीं, तू रहने देना, इतनी डिटेल में नहीं जाते हैं। जितना हमें डाइजेस्ट करने के लिए कहा गया है बस उतना डाइजेस्ट करना है कि अगर हमारी ये पहचान का बंदा है तो उसको एंटर होने दो, अगर वो हमारी पहचान का नहीं है तो उसको एंटर मत होने दो। ठीक है जनाब, बात क्लियर होगी। एच की तरफ से मेल आ जाती है जो कि हमारी पहचान का नहीं है, ये यहाँ पे आता है, ये कहता है सोने आईडी कार्ड, ठीक है, अपनी शक्ल दिखाओ, मास्क उतारो, हेलमेट उतारो, हेलमेट उतारा, शिनाख्ती कार्ड दे, वही शक्ल है, ठीक है, और फिर अपने वो किताबों के साथ मैच करते हैं, हाँ ये वाली शक्ल वाला बंदा, इस आईडी कार्ड वाला बंदा तो हमने जाने देना है, लेकिन एच जो है वो हमारी किताबों में नहीं है, वापस जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो हैं वो बच गए कि कोई अनऑथराइज पर्सन हमारे कंप्यूटर सिस्टम में दाखिल है नहीं हो सकता। एक बात हो गई। पॉसिबल है कि ये जो अनऑथराइज पर्सन है ये ऐसा मास्क लगा के आए जो इसके चेहरे वाला हो, ठीक है, और ये मास्क लगा के यहाँ पे जो चौकीदार है जिसको हमने फायरवॉल का नाम दिया वो धोखा खा जाए, ठीक है, और इसको अंदर जाने दे, और जब वो अंदर जाएगा तो फिर तबाही मचाएगा। इसे कहते हैं मास्किंग करना जी, नहीं इसे कहते हैं मास्किंग करना, हैकर ये करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नुकसान हो सकता है। चलिए यहाँ से नुकसान हो गया। अब ये नुकसान कैसे हुआ? चौकीदार को पता ही नहीं था, चौकीदार को पता ही नहीं था कि मास्क भी लगाया जा सकता है। ठीक है, ओ भाई उस चौकीदार को बताओ कि कोई मास्क भी लगा के आ सकता है, ताकि वो मुंह खींच के चेक करे, मूंछें ऐसे खींच के चेक करे, जेली तो नहीं लगी हुई हैं वो। तो अब इसको बताने का मतलब क्या है कि कंटिन्यूसली फायरवॉल को अपडेट करते रहिए। सही हो गया, ताकि अगर कोई मास्क लगा के आता है तो चौकीदार को पता लग जाए। एक बात। दूसरी बात, ठीक है जनाब, मास्क वाला कोई सवाल नहीं है, चौकीदार जो है वो बेहोश भी हो सकता है ना। वो बीमार था बेचारा, रोटी नहीं दी उन्होंने, तनख्वाह नहीं दी, वो बीमार था, वो बेहोश हो गया। तो जब बेहोश होगा फिर अथोराइज या अनअथोराइज बंदा तो सब अंदर चले जाएंगे। तो उसको कहा जाता है कि गाहे बगाहे जो है वो चौकीदार की खबर लेते रहो कि वो काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, सो रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं मॉनिटर करना। तो ये कहा जाता है कि अपनी फायरवॉल की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहो। डन? उमैर कितना आसान है। हाँ, अब बात करते हैं इसके फायरवॉल के बारे में। ये सिर्फ ये हार्डवेयर में भी अवेलेबल है और ये कंप्यूटर फिटेड भी होती है, कंप्यूटर के अंदर भी मौजूद हो सकती है, बिल्ट इन भी हो सकती है। ठीक हो गया, यानी हम लोग अलग से डिवाइस भी ले सकते हैं, हम लोग जो है वो सीडी या डीवीडी भी ले सकते हैं। डीवीडी तो खैर नहीं कहना चाहिए, सीडी भी ले सकते हैं। सीडी इसके अंदर एंटर की और इस कंप्यूटर हमारे सीपीयू के अंदर ही फायरवॉल आ गई। डन बेटा? कितना आसान था। तेरी ऐसी हवा टाइट हुई थी। सर अब मैं तो खुश हो गया था चैप्टर पढ़ लिया। सर वैसे पहले आईटी के चैप्टर पढ़ते थे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो बीसीए शुरू कर ले। नहीं सर अभी यार मेरे कंप्यूटर को नज़र लग गई है। और क्या था इसमें? ठीक है जनाब, और क्या था इसमें? जी देखिए जनाब, सिक्योरिटी मांग रहा है वो।
ठीक हो गया जनाब। कंट्रोल्स टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ आईटी ऑपरेशंस हैं। हमने कहा था सैलाब आ सकता है, जलजला आ सकता है, आग लग सकती है, तो उससे भी बचो। उससे बचने का तरीकाकार क्या है? प्लेस हार्डवेयर इन एरियाज। ठीक हो गया। उससे बचने का तरीकाकार पता क्या है जनाब? सैलाब आ जाए उससे तो नहीं बचा जा सकता, सैलाब आ जाए उससे तो नहीं बचा। सुनामी आ जाए तो उससे बंदा कहे कि सुनामी थोड़ी देर रुक, मैं ज़रा शिफ्टिंग कर लो, वो रुकेगा नहीं। जलजला आ जाए तो वो कंप्यूटर सिस्टम उठा के खड़े हो जाओ, नहीं खुद मर जाना, इसको नहीं तबाह होने देना, वो नहीं बचा जा सकता। लेकिन भाई अपने आप को सिक्योर तो किया जा सकता है, मतलब कोई ऐसा इंतज़ाम। अच्छा, अगर वो तबाह हो जाएगी तो क्या होगा? कंपनी के ऑपरेशंस रुक जाएंगे। तो भाई कुछ ऐसा करिए कि कंपनी के ऑपरेशंस रुके ही ना। जो नुकसान होना था वो तो हो गया, कंपनी के ऑपरेशंस रुके ही ना। हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेरा एक ऑफिस है, यहाँ पे रूटीन के मामला चल रहे हैं, रूटीन के मामला चल रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, मोर और लेस, नोट माय वर्ड, मोर और लेस इसी तरह का ऑफिस जो है वो दूर दराज इस एरिया में ना जलजला आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। मैं ऐसे एरिया में मोर और लेस इसी तरह का ऑफिस बना लेता हूँ जहाँ जलजले के चांसेस कम हैं। और यहाँ पे मोर और लेस का मतलब, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 100 कंप्यूटर्स पड़े हैं तो यहाँ पे मैं शायद 65 कंप्यूटर्स रख लेता हूँ, ताकि अगर जलजला आता है और यहाँ पे नुकसान होता है, बंदे बच जाते हैं, तो मैं बंदों को फटाफट यहाँ पे शिफ्ट करके तो मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ विद मिनिमम लॉस। सर ये बिजनेसेस करते हैं? जी बिजनेस करती हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा का खर्चा ही है ये तो? नहीं जनाब, ये हमारी एक सिक्योर बैकअप प्लान जिसे कहते हैं। ठीक हो गया। दूसरी कहा जाता है, ये भी कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जो वो हमारे आईटी ऑपरेशंस रुक सकते हैं अगर हमारी इंफॉर्मेशन को जो है वो नुकसान हो जाता है। आपकी फ़ाइल जो है वो यहाँ डेटाबेस में मौजूद है, यहाँ फिर भी जो करप्ट हो सकती हैं, डिलीट हो सकती हैं, तो उनको कहा जाता है कि जनाब जो फाइल यहाँ पे सेव करे हो ना, इनकी एक कॉपी बनाते जाइए। फॉर एग्जांपल एक इनकी ड्राइव बनाते जाइए। इस ड्राइव को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे वो खतरात नहीं है जो यहाँ पे लाहक हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे पढ़िए सेफगार्ड केबल्स। ठीक है, आग लगने के चांसेस हैं। आग क्यों लग सकती है जनाब? शॉर्ट सर्किट हो गया। भाई शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ? कमज़ोर केबल्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, तो भाई अच्छी केबल्स इस्तेमाल करो। ठीक है, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट स्मोक डिटेक्टर है। आग लग सकती है, हमें पता नहीं लगता, स्मोक डिटेक्टर लगाओ, फायर अलार्म लगाओ, फायर डोर्स लगाओ। रेगुलर फायर ड्रिलिंग करो, अपने एम्प्लॉयज़ को रेगुलर बेसिस पे ट्रेन करो कि अगर खुदा ना खास्ता आग लग जाए, जलजला आ जाए, तो फिर अपने आप को विद इन मिनिमम टाइम कैसे अपने आप को बचा करके निकलना है वहाँ से। ठीक हो गया। ऑब्टेन इंश्योरेंस कवरेज फॉर एडिड प्रोटेक्शन है, इंश्योरेंस ले लीजिए। ठीक हो गया। डेटा की इंश्योरेंस भी होती है। डेटा की इंश्योरेंस क्या होगी? डेटा गया तो फिर कंपनी आपको डेटा ला के दे सकती है, तो फिर जो कॉर्पोरेट एसेट्स हैं नॉर्मली उनकी इंश्योरेंस होती है। हाँ, कंप्यूटर तबाह हो गए, अब यहाँ पे तो नहीं रख सके, अब हमारे पास काश पैसे होते, हम लोग नया सिस्टम फटाफट से डेवलप कर लेते और अपने ऑपरेशन शुरू कर लेते। पैसों की कमी की वजह से नहीं शुरू। इंश्योरेंस ले लो, प्रीमियम पे करते रहो, आपका जो है वो फटाफट से इंश्योरेंस कैश करवाओ और जो है वो काम करना शुरू कर दो। एप्लीकेशन कंट्रोल्स वो करेंगे। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, मॉनिटरिंग कंट्रोल्स है, हम लोग अपने कंट्रोल्स को मॉनिटर करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। एनक्रिप्शन प्रॉपर तरीके से हो रही है, मॉनिटर करना चाहिए। ठीक है, सीसीटीवी कैमरा प्रॉपर काम करे, मॉनिटर करना चाहिए। पाम स्कैनर, आई स्कैनर प्रॉपर तरीके से काम करें, करना चाहिए। पासवर्ड रेगुलर बेसिस पे चेंज हो रहे, करना चाहिए। पासवर्ड जो है वो अच्छे रखे जा रहे हैं, वो करना चाहिए। लोग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की अहमियत को समझते हैं, ये चेक करना चाहिए, करना चाहिए। लोगों को बाकायदा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस अपना रोल प्ले कर रही हैं, ये चेक करना चाहिए, करना चाहिए। ये कैसे हम लोग करेंगे? हम लोग बाकायदा जो है वो ऑडिट करवाते हैं। अब ऑडिट किस चीज़ का करवा रहे हैं? आईटी एनवायरनमेंट को इवैल्यूएट करने के लिए। इस ऑडिट को इस निस्बत से हम लोग आईटी ऑडिट कह देते हैं।
सर सॉफ्टवेयर भी ऑडिटर बन सकते हैं जी। ये जो सीसा है, ये जो सीसा है CISA सर्टिफिकेशन है USA की, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर है। ठीक हो गया। अच्छा जनाब IT ऑडिटर हैं। अब इसका मतलब है इसके लिए हमें बंदा जो है वो चाहिए है जो ऑडिट करेगा आके हमारे पास। ऐसे ही है, ये बंदा आपका एम्प्लॉय भी हो सकता है, ये बंदा आप जो है वो इसकी सर्विस मतलब आप इसको जो है कोई एक्सटर्नल पर्सन भी हो सकता है। आप कोई फॉर एग्जांपल CA फर्म हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी हो सकती है, आप उसको ऑन बोर्ड कर लेते हो कि आइए हमारे जो IT एनवायरनमेंट है उसको आकर के इवैल्यूएट करिए। राइट, अब ये इवैल्यूएट कैसे करता है? ऑब्लिगेशंस भी है, ये पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की ऑब्लिगेशन में भी शामिल है ये। चलिए जनाब, अब ये कैसे करता है? अल्लाह अकबर, ये कैसे करते हैं? ये IT ऑडिटर साहब आएंगे। ठीक हो गया, ये IT ऑडिटर आता है। ऑडिट पढ़ा किसी ने? पढ़ रहे हैं। ISA 315 ये क्या कहता है? अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट, ये स्टैंडर्ड का नाम है। अच्छा ये क्यों? ये IT ऑडिटर आएगा कंपनी में आकर के कंपनी के बिजनेस एनवायरनमेंट को समझेगा। व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस एनवायरनमेंट को समझेगा। बेटा सुनिएगा तवज्जो से, पॉइंट साथ साथ याद होते चले जाएंगे। कंपनी के बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते आके कि कंपनी काम क्या कर रही है। ठीक हो गया। ये काम जो कर रही है किस तरीके से काम कर रही है, जो काम कर रही है इस काम के साथ कौन कौन से रिस्क अटैच हो सकते हैं, जिस तरीके से काम कर रही है उस तरीके के साथ कौन कौन से रिस्क अटैच हो सकते हैं। यानी कंपनी अभी जिस पोजीशन में है वो कौन कौन से रिस्क को फेस कर रही होगी। ठीक हो गया। मालूम पड़ा रिस्क 1 भी है, रिस्क 2 भी है, रिस्क 3 भी है, रिस्क 4 भी हो सकता है। अब वो देखता है, अब फिर वो सोचता है कि इन रिस्क के अगेंस्ट जो है वो फलां कंट्रोल होना चाहिए। राइट। अब वो फिर फिजिकली जा कर के एक्चुअली जा कर के इवैल्यूएट करता है कि क्या जो रिस्क 1 है उसके अगेंस्ट कंट्रोल है, रिस्क 2 है उसके अगेंस्ट कंट्रोल है, रिस्क 3 है उसके अगेंस्ट कंट्रोल है, रिस्क 4 है उसके अगेंस्ट कंट्रोल है। मालूम पड़ता है कंट्रोल है, कंट्रोल है, कंट्रोल है, कंट्रोल है। फिर पता लगता है कि जो रिस्क 2 है जिस लेवल का ये कंट्रोल होना चाहिए उस लेवल का नहीं है। रिस्क 4 जो है जिस लेवल का कंट्रोल होना चाहिए उस लेवल का नहीं है। ये लेवल से कम है, ये लेवल से ज़्यादा है। फिर वो एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें कहता है कि जनाब अपने आप C2 को स्ट्रेंथन करिए और C4 को जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स करिए। इस सारे अमल को रिस्क IT ऑडिट कहते हैं। हाँ जी, है कोई इसमें मुश्किल बात? ठीक हो गया। स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 1, 2, 3 कितना आसान था। एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, उमर भैया ना साथ साथ याद हो रहा है ना, कितना आसान है ना। उसके बाद है जनाब, उसके बाद क्या है? एक्सेप्शन रिपोर्टिंग। एक रिपोर्ट ऐसी तैयार होनी चाहिए, एक रिपोर्ट ऐसी तैयार होनी चाहिए जो कि मैनेजमेंट को एक्सेप्शनल केसेस के बारे में बताए। किसके बारे में बताए? एक्सेप्शनल केसेस के बारे में बताएं। एक्सेप्शनल केस क्या है भाई? वो सूरत हाल, वो सिचुएशन, वो काम जो हुआ और उसके होने की वजह से फलां कंट्रोल जो है वो बाईपास किया गया। ये कंट्रोल बाईपास होने की वजह से या ब्रीच हुआ, इस कंट्रोल को तोड़ा गया, इसके कंट्रोल होने की वजह से इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं और कौन कौन से इम्पैक्ट्स कंपनी ने जो है वो फेस किए हैं। इस कंट्रोल को मज़ीद कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है।
इस तरह की रिपोर्ट को एक्सेप्शन रिपोर्ट कहते हैं। हमारा नाम क्या है? एक्सेप्शन रिपोर्टिंग। अब ये कहा जाता है कि कंपनी का जो सिस्टम है उसके अंदर ये फीचर होना चाहिए। कौन सा फीचर? एक्सेप्शन रिपोर्ट का। इस फीचर को एक्सेप्शन रिपोर्टिंग कहते हैं कि एक्सेप्शन रिपोर्ट क्रिएट करने का फीचर होना चाहिए जो कि मैनेजमेंट को गाहे बगाहे ये बताएं कि हजूर कब कौन सा कंट्रोल जो है वो तोड़ा गया, हजूर कब कौन सा कंट्रोल जो है वो बाईपास किया गया, कंट्रोल तोड़ा गया, बाईपास किया गया, उसकी वजह से कंपनी को ये वाला नुकसान फेस करना पड़ा और मज़ीद इसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। ये सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर ये बिल्ट इन फीचर्स होते हैं। ठीक हो गया जनाब, इसे कहते हैं एक्सेप्शन रिपोर्टिंग। कितना आसान है जनाब ये। अब टाइप्स ऑफ वायरस इतनी आसान है ना ये, जिसकी हद ही कोई नहीं है। सुनिएगा, ये याद नहीं होती हैं। समझिएगा, फटाफट याद हो जाएंगे। आपका नाम? हमजा। हमजा भाई ये क्या है? नवाज शरीफ। ये क्या है? इसको मैं हॉर्स कह सकता हूँ? हॉर्स कह सकता हूँ? मैं पता क्यों इसको कह रहा हूँ? ये हॉर्स लग रहा है तो नहीं ना? ये हॉर्स लग रहा है नहीं। ट्रोजन हॉर्स, तू रहने दे। ट्रोजन हॉर्स, थोड़ा टाइम देखो क्या हो रहा है? पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा हॉर्स, सुनिएगा, ऐसा हॉर्स जो कि हॉर्स नहीं है लेकिन हॉर्स लगता है। जब हम इसके ऊपर जाके बैठते हैं तो ये टूट जाता है, और टूटता है तो पता है क्या होता है? गोडे भी टूटते हैं, टांगें भी टूटती हैं, यानी अपना नुकसान होता है। ठीक है, अब ये देखिएगा, आई एम रिप्लेसिंग सम वर्ड्स। ये एक ऐसा वायरस है जो कि सॉफ्टवेयर लगता है लेकिन वो सॉफ्टवेयर होता नहीं है। जब हम उस सॉफ्टवेयर को रन करते हैं, उस फाइल को रन करते हैं, तो वो वायरस एक्टिवेट हो जाता है और वो तबाही मचा देता है। ऐसे वायरस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। डन? कितनी आसान है, याद हो गया ना? ऐसा वायरस का क्या है? वायरस इज ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर। वायरस इज ए मैलिशियस कोड या सी प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम है। मैलिशियस नुकसान देखो, जो कि बेसिकली लेजिटिमेट प्रोग्राम नहीं है, लेजिटिमेट फाइल नहीं है, लेकिन जब हम इसको रन करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है, वायरस एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होकर के कंपनी के एसेट्स को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है वॉर्म। वॉर्म पता किसको कहते हैं अंग्रेजी में? कीड़े को। वो जो ऐसे ऐसे नहीं होता है, इनके अंदर ये एक एबिलिटी होती है, ये बड़ी जल्दी से अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। तो ऐसा वायरस, ऐसा मैलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि तेज़ी से अपने आप को रेप्लिकेट करता है और अपने आप को कंप्यूटर के मुख्तलिफ हिस्सों में फैला लेता है ताकि कंप्यूटर को मैक्सिमम नुकसान पहुंचाया जा सके, उसे वॉर्म कहते हैं। दसो यार कितना आसान है ना? आसान। उमेर भाई, लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब एक ऐसा वायरस जो कि स्पेसिफिक इवेंट होने पे एक्टिवेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल,
इस कंप्यूटर ये जो मैलिशियस कोडेड प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम को मैलिशियस प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शंस दी गई कि सोने जैसे ही कंपनी की सेल जो है वो 3 लाख रुपए से ऊपर जाए ना, ट्रिगर हो जाना, एक्टिवेट हो जाना। जैसे ही कंपनी की सेल 3 लाख रुपए से ऊपर जाती है ये वायरस एक्टिवेट हो जाता है। सर ये फिर कोई हैकर भेजता है साथ? इंजेक्ट किए जाते हैं बाकायदा। तो इंजेक्ट कैसे किए जाते हैं, ये देखिए, ये इंजेक्शन ही तो हो रही है। नहीं सर, कंपनी खुद तो ऐसा नहीं ना करती। नहीं, खुद नहीं ऐसा करते, ये इंजेक्ट किए जाते हैं। इंजेक्ट क्या होता है, टीका लगाना। तो डेफिनेट बात है कोई अनऑथराइज पर्सन जो है वो इसको इंजेक्ट करता है। वो इनसाइडर भी हो सकता है, आउटसाइडर भी हो सकता है। वो लिखा हुआ था ना इनसाइडर अटैक्स, हाँ ठीक है, इनसाइडर। कोई बंदा कंपनी का एम्प्लॉय था, बॉस ने छित्तर मारे, सीईओ ने जो है वो परेड की, अब उसको गुस्सा आ गया, उसने स्पेशल वो वायरस ख़रीदा और जा कर के सुबह जो है वो इंजेक्ट कर दिया। ठीक हो गया। टाइम बॉम्ब, ऐसा वायरस जिसको इंस्ट्रक्शन होती हैं कि तुमने स्पेसिफिक डेट टाइम पे एक्टिवेट हो जाना है। 31 दिसंबर सन 2015, जैसे ही 1 जनवरी सन 2016 12:01 होगा, तुमने ट्रिगर हो जाना है। तो जैसे ही वो टाइम आता है ये एक्टिवेट हो जाता है। हैं तो सिस्टम ने कभी ऑन नहीं होना, वो मतलब बंद भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो डेफिनेट बात उसने टाइम देखना, वो टाइम लग गया, चलो ये एक्टिवेशन हो जाती। एडा तो आइंस्टाइन। टाइम बॉम्ब, ठीक है। उसके बाद आता है डिनायल ऑफ सर्विसेज। डिनायल ऑफ, कंप्यूटर सिस्टम को इतने मैसेजेस भेजे जाते हैं, इतने मैसेजेस भेजे जाते हैं कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रहता। हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रहता। इस तरह के अटैक को डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। ठीक हो गया। फिर है ट्रैप डोर्स। ट्रैप डोर, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है ये जब सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा होता है ना, मान लीजिए कि ये सॉफ्टवेयर है, तो ये इसमें ना एक पोशीदा रास्ता, एक छुपा हुआ रास्ता रखता है, एक डोर रखता है कि कल को अगर मेरे सॉफ्टवेयर में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो मैं इस डोर के ज़रिए से एंटर होके तो उसके कोड को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। इस डोर का पता सिर्फ इस बंदे को होता है, डेवलपर को होता है। अगर इस डोर का पता, जो कि सीक्रेट डोर होता है, अगर इसका पता किसी हैकर को, किसी थर्ड पर्सन को लग जाए तो वो इस रास्ते से मैलिशियस प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर सकता है। इस डोर को ट्रैप डोर कहते हैं। ठीक हो गया, डन। सर वो ग्रुप में मैसेज आता है क्या, कब वो आएगा?